लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट किया था आपका कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इसको समझते चलो, थोड़ा सा एक बार रिकैप करा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट किया था कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। आपको डिफरेंस बताया था कॉन्फॉर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल के बीच में। कॉन्फॉर्मेशनल में फ्री रोटेशन पॉसिबल था और वहां पे एक फॉर्म को आप दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग एट रूम टेम्परेचर। लेकिन कॉन्फ़िगरेशनल मैंने आपको बताया था ये ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जिनको आप इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये डिफरेंस था कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फॉर्मेशन में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। और ज्योमेट्रिकल हमने स्टार्ट किया था। ज्योमेट्रिकल मैंने आपको बताया था दो स्टीरियो आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम स्लैश ग्रुप अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहला जो पार्ट हमें समझना था वो ये कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद हमें समझना था कि डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम समझाना स्टार्ट किया था। मैंने आपको यह बताया था कि जब हम कोई सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो वहां पे फ्री रोटेशन होता है, और ये मैंने आपको शो करके दिखाया था कि सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल था। और अगर फ्री रोटेशन पॉसिबल है इसका मतलब वहां पर क्या नहीं होगा, जीआई नहीं होगा। जीआई के लिए हमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन चाहिए होता है, तो फ्री रोटेशन के केस में जीआई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम कौन सा होता है उसका मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था, डबल बॉन्ड। ठीक है, मैंने सी डबल बॉन्ड सी लिया, सी डबल बॉन्ड एन भी हो सकता है, सी डबल बॉन्ड ओ भी हो सकता है। ठीक है, जब भी हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं, डबल बॉन्ड एग्जांपल होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम का। और इसका मैंने आपको रीजन समझाया था कि डबल बॉन्ड में आप सोचो कि जब हम इस पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो ये बनता था साइडवेज ओवरलैपिंग से। ठीक है, पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग से। तो अगर आप इसको रोटेट करने की कोशिश करोगे तो रोटेट करने का मतलब ये हो गया कि इस ओवरलैपिंग को आपको तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके ये रोटेट कर पाएगा। और ओवरलैपिंग तोड़ने का मतलब हो गया कि आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा अगर आपको रोटेट करना है। और बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, और बॉन्ड तोड़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी आपका रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं होता, जिसके वजह रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। इतना सबको याद आ गया? इतना सबको समझ में आ गया था? इतना सबको समझ में आ गया था ना? चलो, अब इसके आगे अब हम नेक्स्ट एक सिस्टम की बात कर रहे हैं जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम होता है। तो इसके नीचे आप देखोगे तो एक और चीज हमने क्या लिखा है, इन साइक्लिक कंपाउंड्स ऑल सिग्मा बॉन्ड्स शो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अभी इस एग्जांपल मैंने आपको बताया था और हमने सीखा भी था कि सिग्मा बॉन्ड के अबाउट तो फ्री रोटेशन होता है, लेकिन जब हम साइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड में भी आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। इसको एक मॉडल के थ्रू समझो। ये आप देखोगे तो मैंने एक साइक्लिक कंपाउंड लिया है। ठीक है, एक 3 मेंबर्ड रिंग है जो यहाँ पे सबको विजुलाइज होना चाहिए। अब इस 3 मेंबर्ड रिंग में अगर आप इसको रोटेट करने की कोशिश करोगे ना तो ये रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर ये ओपन चेन होता, तब तो ये फ्रीली रोटेट होता। लेकिन जब हम रिंग सिस्टम की बात करते हैं और सिग्मा बॉन्ड्स अगर रिंग में होते हैं तो ये रोटेशन अब पॉसिबल नहीं होता। और इसका रीजन है कि ये जो एटम्स है, ये एटम्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, और इंटरकनेक्टेड होने की वजह से आप किसी एक एटम को इस तरीके से फ्रीली रोटेट नहीं कर पाते क्योंकि वो बाकी से भी जुड़ा हुआ। और यही रीजन होता है कि जब हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो साइक्लिक कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड में भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। इतना सबको समझ में आ गया? साइक्लिक कंपाउंड में क्यों बोल रहे हैं, इतना क्लियर है? ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड में भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा अगर वो साइक्लिक कंपाउंड में है। हमें ये दो कंडीशन ध्यान रखना है, एक तो डबल बॉन्ड आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है, और दूसरा सिग्मा बॉन्ड अगर साइकिल में है, इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। तो जीआई के लिए सबसे पहला चीज मुझे समझ में आ गया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम हम किसको यूज कर रहे हैं। क्लियर? अब यहां पर एक और चीज देखो, हमने क्या लिखा है, दोज स्टीरियो आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, बट हम जब जीआई डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। वो सिंपल सा मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा बाद में। अब यहां पर हम देख रहे हैं डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम ग्रुप स्लैश रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी, या डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम स्लैश ग्रुप अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। ठीक है, अब इसके मीनिंग को पहले समझो, डाउट मैं क्लियर करूंगा, पहले समझ तो लो। ठीक है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा जो आप पूछ रहे हो। ठीक है, सब अपने आप डाउट क्लियर हो जाएगा, पहले इसको पूरा समझो, पूरा समझ लो, डाउट नहीं आएंगे। ठीक है, अब यहां पर हमने लिखा डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, इसका मीनिंग क्या है, इसको इस एग्जांपल से समझो। यहां पर जो हमने बनाया, क्या यहां पर इस एग्जांपल में रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है? बताओ, ये जो मैंने एग्जांपल बनाया है इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम सबको दिख रहा है? अब यहां पर डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट का क्या मीनिंग हो गया, यहां पर आप देखोगे तो पहले में दोनों CH3 सेम साइड है, और दूसरे में आप देखोगे तो दोनों CH3 ऑपोजिट साइड है, तो इनके स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस है।
किसके अबाउट? रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम के अबाउट इनके स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस है, और अगर ऐसा कहीं होता है तो इनको हम आपस में क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। और ये आपको पता होता है, इनमें से एक सिस फॉर्म होता है, दूसरा ट्रांस फॉर्म होता है। तो ये हो गया इनके स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस, ठीक है। अब स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस को देखने का एक तरीका और है कि यहां पर अगर आप ये लेंथ को देखोगे, ये लेंथ L1 है, और अगर मैं यहां पर CH3 को लेंथ के देखूं तो ये लेंथ आपका L2 है। और अगर यहां पर आप विजुलाइज करोगे तो L1 किसके बराबर नहीं है? L2 के बराबर नहीं है। L2 का जो लेंथ है वो आपका L1 के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो अगर स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा तो ये L1 L2 जो हमने लिखा है ये भी आपका डिफरेंट होगा। कहीं भी आपका L1 L2 इस तरीके से डिस्टेंस बिटवीन ग्रुप्स अगर सेम आ रहा है तो उसका ये मतलब होता है एक्चुअली कि इनका स्पेशल अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरीके से एक्चुअली हम चेक कर सकते हैं, इसको यूज हम आगे करेंगे। बट इतना ध्यान रखना कि अगर स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा तो वहां पर ये जो लेंस है ये भी आपको डिफरेंट नजर आ रहे होंगे। क्लियर? एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, क्या यहां पर भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है? यहां पर भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है। तो यहां पर भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है, और इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम के अबाउट आप देख सकते हो ग्रुप्स का स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है। स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट मतलब यहां पर आप देख सकते हो दोनों CH3 सेम साइड है, और दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हो दोनों CH3 ऑपोजिट साइड है। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। और अगर मैं अगेन इस लेंथ को यहां पर L1 बोलूं और यहां पर CH3 के लेंथ को L2 बोलूं, तो यहां पर आप समझ सकते हो कि L1 जो है वो आपका L2 के बराबर नहीं होगा। एंड दिस इंडिकेट्स कि स्पेशल अरेंजमेंट इनका डिफरेंट है। क्लियर? इतना सबको समझ में आ गया? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का ये डेफिनेशन होता है। ये डेफिनेशन सबको क्लियर है? इतना सबको समझ में आया नहीं आया? क्लियर? अब यहां पर एक और चीज समझो। हमने कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में क्या लिखा था? स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच कैन नॉट बी इंटरकन्वर्टेड इनटू वन अनदर विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग एट रूम टेम्परेचर। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होता है वो एक टाइप का कॉन्फिगरेशनल आइसोमर है, विच मीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी आप एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग एट रूम टेम्परेचर। खुद इसका लॉजिक सोचो। अगर मैं इस सिस फॉर्म को ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पर पहले आपको ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली तो रोटेशन पॉसिबल ही नहीं होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। तो अगर मुझे इस फर्स्ट स्ट्रक्चर को सेकंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है तो आपको पहले बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद रोटेट करना पड़ेगा। और बॉन्ड ब्रेक करने का मतलब हो गया कि हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में यहां पर कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग एट रूम टेम्परेचर। ये सबको समझ में आया? सिमिलरली इस एग्जांपल में भी सोचो, अगर मैं इस फर्स्ट फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने की अगर मैं इस फर्स्ट फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, मुझे अगर इस पहले स्ट्रक्चर में ये जो ऊपर CH3 लगा हुआ है इसको नीचे ले जाना है, तो क्या ये अपने आप रोटेट करके नीचे जाएगा? इस केस में आपको ये सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ये सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी आपको हाई एनर्जी चाहिए होगा, और ये आपका एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग एट रूम टेम्परेचर। आपको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा तभी ये आपस में कन्वर्ट होगा। इसीलिए हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को बोलते हैं इट इज कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। और कॉन्फॉर्मेशनल में तो फ्री रोटेशन पॉसिबल था, वहां से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन यहां पर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग, और इसलिए इसको हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमर के अंदर स्टडी करते हैं। इतना सबको क्लियर है? इतना क्लियर? चलो, तो ये मीनिंग हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर का, ठीक है। अब हम यहां पर जो पढ़ेंगे, अब हम यहां पर देखो क्या पढ़ेंगे, हम यहां पर डिफरेंट रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम में हमें कौन कौन सा पढ़ना है? पहले 4 केस आप देखोगे तो पहले 4 केस में आप देख सकते हो डबल बॉन्डेड सिस्टम है, और डबल बॉन्ड एग्जांपल होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम का। तो पहले 4 केस में तो डबल बॉन्डेड सिस्टम हो गया। अगर आप अगला केस देखोगे साइक्लोएल्केन, मतलब ये रिंग का केस हो गया, और रिंग भी आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम का एग्जांपल होता है। तो हम नेक्स्ट केस साइक्लोएल्केन पढ़ेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन दो चीज का कॉम्बिनेशन हो गया, जिसमें आपका रिंग वाला पार्ट भी होगा और डबल बॉन्ड वाला पार्ट भी होगा। तो ये एक टाइप का कॉम्बिनेशन सिस्टम है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक केस जो हम करेंगे वो होगा क्यूमुलिन या फिर क्यूमुलेटेड पॉलीन। ये भी आपका मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम होता है, ठीक है। तो इन केसेस को एक एक करके हम कवर करेंगे, और इसमें देखेंगे जीआई पॉसिबल किस तरीके से होता है। तो चलो एक एक करके एक एक केस को हम कवर करते हैं। सबसे पहला केस देखो हमने क्या लिखा है, जीआई इन कंपाउंड्स हैविंग सी डबल बॉन्ड सी। अब आपको ये ध्यान रखना होता है कि कब इस सिस्टम में जीआई पॉसिबल है, तो उसके लिए जो कंडीशन है वो अच्छे से याद रखना।
कंडीशन हमने क्या लिखा है, ईच टर्मिनल ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम, ठीक है, ईच टर्मिनल ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। मान लो अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं तो ये मेरा रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है, और ये जो है, ये जो दोनों का एंड है, इसको हम टर्मिनल बोल रहे हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम का, ठीक है। तो ये मतलब है ईच टर्मिनल ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। उसके आगे हमने क्या लिखा है, इंडिविजुअली मस्ट हैव डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स अटैच टू इट। इसका मीनिंग, ये जो टर्मिनल है इस पे इंडिविजुअली जो एटम या ग्रुप लगा हुआ है, मतलब इस टर्मिनल पे जो एटम या ग्रुप लगे हैं ये आपस में डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। ये ए और बी जो है ये आपस में डिफरेंट होने चाहिए। सिमिलरली इस टर्मिनल में भी जो ग्रुप या एटम लगे होंगे ये आपस में डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। अगर आपका इंडिविजुअली हर टर्मिनल पे, मुझे एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से कंपेयर नहीं करना होता, मुझे हर टर्मिनल पे डिफरेंट वैलेंसी चाहिए, तो इस टर्मिनल पे ए और बी डिफरेंट, इस टर्मिनल में ए और बी डिफरेंट। अगर ऐसा केस हो गया तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ये आपको कंडीशन ध्यान रखना है किसका, एल्कीन का। अब इसको मैं ऐसे भी बना सकता था, ठीक है, बहुत बार ऐसे हम बना देते हैं तो हमें कंफ्यूजन होने लगता है। आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि अगर हम ऐसे भी बना दे तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यहां पर क्या देखना है, हर टर्मिनल को देखना है। ये मेरा टर्मिनल, और इस टर्मिनल पे आप देख सकते हो कि ये आपस में क्या है, डिफरेंट है, और इस टर्मिनल पे भी आप देख सकते हो ये आपस में डिफरेंट है। और अगर डिफरेंट है तो वहां पे जी आई पॉसिबल होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। हमें इस ए को इस ए से नहीं देखना। हम बहुत बार क्या करते हैं, इन दोनों को देखने लगते हैं और बोलते हैं ये तो सेम है, लेकिन ये ए जो है वो इस टर्मिनल पे लगा है, वो ए जो है वो उस टर्मिनल पे लगा है। मुझे दो टर्मिनल को आपस में कंपेयर नहीं करना है, मुझे एक टर्मिनल के दो वैलेंसी को चेक करना है। अगर वो आपस में डिफरेंट होगा तो वहां पर जीआई पॉसिबल होगा। इतना सबको समझ में आ गया? अरे क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना? सब देख लोगे इसमें, डबल बॉन्ड सिस्टम में जीआई कैसे देखेंगे, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि यहां पर जीआई पॉसिबल होगा या नहीं होगा। अब इसको यहां पर बताओ, सबसे पहले एग्जांपल को बताओ, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले केस को बताओ, यहां पर देखो जीआई होगा या नहीं होगा डबल बॉन्ड के अक्रॉस, यस और नो, यस और नो, यस। यहां पर आप देख सकते हो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, मुझे ये चेक करना है। इस लेफ्ट टर्मिनल पे H और CH3 लगा हुआ है, इस राइट टर्मिनल पे H और इथाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो राइट वाला इंडिविजुअली डिफरेंट है, लेफ्ट वाला इंडिविजुअली डिफरेंट है, तो यहां पर जीआई पॉसिबल है इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस। सेकंड में बताओ, सेकंड में जीआई होगा या नहीं होगा, सेकंड में जीआई होगा या नहीं होगा? अरे ये सब गलती मत करो, सेकंड में जीआई नहीं होगा। सेकंड में जीआई क्यों नहीं होगा? इस टर्मिनल को देखो, यहां पे क्या लगा हुआ है, ईटी, ईटी मतलब इथाइल, और ये भी क्या है, इथाइल। दिखने में लगा दिया ईटी, ठीक है, ताकि इसमें गलती करो। ये दोनों तो सेम ही हो गए ना, ये दोनों तो कैसे हो गए, सेम। और अगर सेम हो गया किसी भी एक टर्मिनल पे तो वहां पे जीआई पॉसिबल नहीं है, तो सेकंड में जीआई नहीं होगा। क्लियर? थर्ड में बताओ, थर्ड में बताओ सब जीआई होगा या नहीं होगा? गुड, थर्ड में जीआई होगा। इस टर्मिनल को देखोगे तो यहाँ पे सीएल और मिथाइल है, तो इस टर्मिनल पे हम देख सकते हैं दोनों डिफरेंट है। और अगर आप लेफ्ट टर्मिनल को देखोगे तो यहाँ पे एक एच लगा हुआ है, आपको समझ में आना चाहिए बॉन्ड लाइन नोटेशन, एच है और ये ग्रुप है, तो इस टर्मिनल पे भी आप देख सकते हो इंडिविजुअली डिफरेंट है, और अगर डिफरेंट है तो यहां पर भी जीआई पॉसिबल है। क्लियर? फोर्थ केस, फोर्थ केस में जीआई होगा नहीं होगा? फोर्थ केस में जीआई होगा नहीं होगा? जीआई अगर कहीं भी जीआई होगा तो आपका आंसर यस होगा, ठीक है। पूरे कंपाउंड में कहीं भी जीआई हो रहा होगा तो आंसर यस होगा। अगर मैं इस डबल बॉन्ड की बात करूं, सबसे लास्ट वाले की, इसमें जीआई होगा नहीं होगा? इसमें जीआई होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि इस टर्मिनल पे, इस डबल बॉन्ड के टर्मिनल पे यहां पे दोनों एच लगे, और दोनों एच लगना मतलब सेम हो गया, और सेम होने का मतलब इस टर्मिनल पे तो जीआई नहीं होगा। अगर मैं लेफ्ट टर्मिनल की बात करूं, सबसे लेफ्ट वाले डबल बॉन्ड की बात करूं, लेफ्ट वाले में भी नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट वाले में भी आप समझ सकते हो कि यहां पर दो एच लगे हैं, और दो एच लगने का मतलब ये भी आपके सेम हो गए, और सेम होने का मतलब यहां भी जीआई नहीं होगा। इस बीच वाले डबल बॉन्ड में, बीच वाले डबल बॉन्ड में होगा ना, बीच वाले डबल बॉन्ड में होगा ना, ये सबको समझ में आना चाहिए। क्यों होगा? इस बीच वाले डबल बॉन्ड में इस टर्मिनल को चेक करो, इस टर्मिनल में एक तो H लगा हुआ है और एक ये पूरा वैलेंसी है, ठीक है, ये पूरा वैलेंसी H और ये पूरा वैलेंसी, तो यहां पे इंडिविजुअली डिफरेंट है। सिमिलरली इस लेफ्ट टर्मिनल पे आप देखोगे तो एक तो मेरा X लगा हुआ है और एक ये पूरा वैलेंसी है, ये भी आपस में डिफरेंट है, ठीक है। दोनों टर्मिनल को मिक्स नहीं करना है, हम इसमें ये गलती करते हैं कि ये राइट वाला टर्मिनल और लेफ्ट वाला टर्मिनल की वैलेंसी को देखते हैं। नहीं, एक टर्मिनल पे दो वैलेंसी, दूसरे टर्मिनल पे दो वैलेंसी, हमें इंडिविजुअली चेक करना है, दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना है।
ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं जीआई होगा, और अगर किसी भी एक पार्ट में जीआई हो रहा है तो ओवरऑल आपका आंसर यस जीआई होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट बताओ, 1,1 डाइफिनाइल ब्यूटानीन, 1,1 डाइफिनाइल ब्यूटानीन। अब आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इसका, नहीं होगा। 1,1 डाइफिनाइल ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन का मतलब ये हो गया, ठीक है। और 1,1 डाइफिनाइल मतलब यहां पर क्या लगा दो, 2 पीएच लगा दो। और जैसे आप यहां पर 2 पीएच लगाओगे, आप देख सकते हो इस टर्मिनल पे ये जो यहां पर ग्रुप्स लगे हैं ये सेम हो गए, और सेम हो गए तो हम बोल सकते हैं यहां पर जीआई नहीं होगा, ठीक है। और सिक्स्थ केस में 1,1 डाइफिनाइल ब्यूट 2 इन में, 1,1 डाइफिनाइल ब्यूट 2 इन में, अब तो होगा ना, 1,1 डाइफिनाइल ब्यूट 2 इन, तो ये मेरा ब्यूट 2 इन हो गया। और 1,1 डाइफिनाइल मतलब फिनाइल यहां लगा होगा, और यहां लगने से डिफरेंस हो गया। डिफरेंस किस चीज का? इस टर्मिनल को देखो, इस टर्मिनल पे यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक H होगा, और इस टर्मिनल पे ये पूरा ग्रुप है और यहाँ पर भी एक H होगा, विच मींस दोनों टर्मिनल में हम देख सकते हैं इंडिविजुअली डिफरेंट है या नहीं है। तो यहाँ पर इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्या पॉसिबल है? जीआई पॉसिबल है। सबको ये चीज समझ में आया नहीं आया? हाँ या ना? अरे मिडिल वाले में जीआई क्यों होगा? यहाँ पर हर टर्मिनल को देखो ना, टर्मिनल पे H है और ये ग्रुप है, और लेफ्ट वाले टर्मिनल भी H है और ये ग्रुप है, और H और ये ग्रुप डिफरेंट है। मुझे इंडिविजुअली चेक करना है, दो टर्मिनल को आपस में चेक नहीं करना है। इतना क्लियर सबको? बड़े आगे डबल बॉन्डेड सिस्टम एल्कीन में सबको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट केस में मूव करते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखो कंडीशन किसका? ऑक्साइन का, ठीक है। अब ऑक्साइन सिस्टम हम किसको बोलते हैं? C डबल बॉन्ड N और N के साथ यहां पर OH लगा हुआ है, इसको हम ऑक्साइन बोलते हैं। कंडीशन फॉर जीआई सेम एज इन फर्स्ट केस। सेम एज इन फर्स्ट केस का क्या मतलब हो गया? यहां पर भी आपको यही चेक करना है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटरी सिस्टम का जो दो टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे आपको इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप्स अटैच दिखने चाहिए। डिफरेंस ये है कि पिछले केस में आपका दोनों टर्मिनल C था, इस केस में आपका एक टर्मिनल C है और दूसरा टर्मिनल N है। तो बस ये डिफरेंस हो गया, और बाकी कंडीशन अभी भी आपका सेम रहेगा। क्लियर? तो ये यहां पर मतलब हो गया। अब जब हम ऑक्साइन्स की बात करते हैं तो यहां पर कंडीशन तो सेम है, लेकिन ऑक्साइन्स के बारे में हमें एक दो चीज और यहां पर आइडिया होना चाहिए। सबसे पहला आप यहां पर देखोगे तो हमने क्या लिखा है? ऑक्साइन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इनको हम कार्बोनिल कंपाउंड्स बोल देते हैं डायरेक्टली बहुत बार। तो ऑक्साइन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम GOC2 पढ़ेंगे, वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर हम इसका थोड़ा सा आइडिया लेंगे, ठीक है। तो ऑक्साइन बनता है एल्डिहाइड कीटोन से। एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन जब आप कराते हो NH2OH, और NH2OH को बोला जाता है हाइड्रोक्सिल अमीन। जब आप एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराते हो तो जो प्रोडक्ट बनता है इट इज नोन एज ऑक्साइन, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, इसका एक शॉर्ट तरीका जो है वो ये कि एल्डिहाइड लिया, हाइड्रोक्सिल अमीन लिया, इन दोनों के हेल्प से यहां पे इस तरीके से वाटर को रिमूव कर दो, ठीक है। शॉर्टकट मेथड ये है, इन दोनों के हेल्प से यहां पे ये वाटर को रिमूव कर दो। जैसे आप वाटर को रिमूव करोगे, इस कार्बन का 2 वैलेंसी फ्री, नाइट्रोजन का 2 वैलेंसी फ्री, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट कर दो। और जैसे आप डबल बॉन्ड क्रिएट करोगे, यहां पर आपका ऑक्साइन सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्साइन सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया? तो ऊपर वाला जो ऑक्साइन बना वो आपका एल्डिहाइड से बना, तो उसको हम बोलते हैं एल्डोक्साइन। नीचे वाला जो ऑक्साइन बना वो कीटोन से बना, इसको हम बोलते हैं कीटोक्साइन। एल्डिहाइड से बनने वाला एल्डोक्साइन, कीटोन से बनने वाला कीटोक्साइन, ठीक है। और यहाँ पर H+ हमने लिखा है, हम स्लाइटली एसिडिक मीडियम यूज करते हैं रिएक्शन कराने के लिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी ये शॉर्टकट ध्यान रखना कि आपको ऑक्साइन कैसे बनाना होता है और वो किससे जनरेट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एल्डोक्साइन में कंडीशन फॉर जीआई, ठीक है। अगर मैं एल्डोक्साइन की बात करूं और यहां पर कंडीशन फॉर जीआई की बात करूं, तो मेरा जीआई का कंडीशन क्या है? ये जो टर्मिनल है रेस्ट्रिक्टेड न्यूक्लियर सिस्टम का, इसमें इंडिविजुअली डिफरेंट होना चाहिए। मतलब N पे जो लगा है वो डिफरेंट होना चाहिए, C पे जो लगा है वो डिफरेंट होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं N की, तो N पे यहां पे आप देखोगे एक लोन पेयर पहले से प्रेजेंट है, और लोन पेयर को भी हम एज अ ग्रुप ट्रीट करते हैं जब हम इसमें वैलेंसीज को चेक करते हैं, ठीक है। लोन पेयर को भी हम एज अ ग्रुप ट्रीट करेंगे। तो यहां पर लोन पेयर और OH लगा हुआ है विच इज इंडिविजुअली डिफरेंट। तो जब हम N की बात करते हैं तो यहां पे तो पहले से ही इंडिविजुअली डिफरेंट है, तो यहां पर N को तो चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम किसे चेक करेंगे? हम चेक करेंगे C को, और C पे इंडिविजुअली ये डिफरेंट होने का मतलब हो गया कि अगर हम यहां पर GI कराना चाहते हैं तो R कैन नॉट बी इक्वल टू H। अगर आपका RH हो गया, मतलब आपका ये फॉर्मल्डिहाइड अगर हो गया, तो उस केस में आपका ये ऑक्साइन GI शो नहीं करेगा।
बोल सकते हैं अगर फॉर्मल्डिहाइड हो गया तो जीआई शो नहीं करेगा। तो जब हम एल्डोक्साइन्स की बात करते हैं तो यहां पर आप इतना ध्यान रख सकते हो कि एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, अगर आपने कोई भी दूसरा एल्डिहाइड लिया तो उस केस में आपका वो ऑक्साइन जो बनेगा वहां पर जीआई शो होगा। इतना सबको समझ में आता है? इतना सबको क्लियर है? अरे जब पूछता हूं तो येस या नो बोला करो, ठीक है, पूछता हूं तो येस या नो बोला करो। इतना सबको समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया एल्डोक्साइन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं किससे? कीटोक्साइन। अब कीटोक्साइन में भी मुझे कंडीशन फॉर जीआई में यहां पर चेक करना है। तो यहां पर राइट साइड आप देखोगे तो अभी भी कंडीशन वही है, लोन पेयर और एच है, और ये इंडिविजुअली आपका डिफरेंट है। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि ये इंडिविजुअली डिफरेंट हो गया। तो इस केस में राइट टर्मिनल तो मेरा सेटिस्फाइड है। अब हम अगर लेफ्ट टर्मिनल की बात करें, ठीक है, लेफ्ट टर्मिनल में यहां पे इसको मैं आर डैश एक बार लिख देता हूं, ठीक है, इसको मैं आर डैश लिख देता हूं, अभी उसका रीजन समझ में आ जाएगा। यहां पर मैंने इसको आर डैश लिखा है, एक आर है दूसरा आर डैश है, क्योंकि हम किसी भी कीटोन की बात कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आर और आर डैश मैंने लिया है, तो कंडीशन यहां पे क्या हो जाएगा? आर मस्ट नॉट बी इक्वल टू आर डैश। ये दोनों आपके सेम नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों आपके सेम नहीं होंगे तो यहां पर जीआई आपका पॉसिबल है, ठीक है। विच मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि अनसिमेट्रिकल कीटोन में जीआई होगा, अनसिमेट्रिकल कीटोन से बनने वाले ऑक्साइन में जीआई होगा, अनसिमेट्रिकल कीटोन से बनने वाले ऑक्साइन में जीआई होगा। बोल सकते हैं अगर सिमेट्रिकल कीटोन होता है मतलब आर और आर डैश बराबर होता है, अगर आर आर डैश के बराबर नहीं होता उसको हम अनसिमेट्रिकल कीटोन बोलते हैं। तो अगर आपका कीटोन अनसिमेट्रिकल हुआ तो वहां पर जो ऑक्साइन बनेगा उसमें जीआई पॉसिबल होगा। तो इस तरीके से हम ऑक्साइन में जीआई को देख सकते हैं, चाहे वो एल्डोक्साइन हो चाहे वो कीटोक्साइन हो। इतना सबको क्लियर है? ये कंडीशन सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब इससे रिलेटेड सपोज अगर हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करें, ठीक है, मान लो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता, इसको एक बार रीड करो, बताओ, ऑक्साइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ऑक्साइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? कौन कौन सा? कौन कौन सा? एक से ज्यादा भी तो हो सकता है, 2 and 4, ठीक है। ये तो आपको दिख रहा है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड तो फॉर्मल्डिहाइड में तो नहीं होगा क्योंकि यही हमने सीखा। उसके बाद सेकंड आप देख सकते हो एसिटाल्डिहाइड है, तो फॉर्मल्डिहाइड के अलावा सब होता है। उसके बाद थर्ड आप देख सकते हो सिमेट्रिकल कीटोन है, एसीटोन, यहां पर नहीं होगा। एंड फोर्थ आप देख सकते हो कीटोन है बट अनसिमेट्रिकल कीटोन है, तो अनसिमेट्रिकल कीटोन का जब ऑक्साइन बनेगा तो वहां पर जीआई पॉसिबल होगा। इतना सबको समझ में आ गया? ऑक्साइन का कंडीशन क्लियर है, ठीक है। तो एन में आपको चेक नहीं करना होता, सिर्फ आपको सी पार्ट से रिलेट कर सकते हो, कंडीशन अभी भी हमारा फिक्स है, ठीक है। चलो, इतना क्लियर? अब नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में यहां पर देखो तो हमने क्या लिया, जीआई इन इमीन। इमीन सिस्टम में यहां पर अगेन सी डबल बॉन्ड एन है, ठीक है, इस सिस्टम को हम इमीन बोलते हैं। और ये भी आप देख सकते हो डबल बॉन्डेड सिस्टम है, और डबल बॉन्डेड सिस्टम का कंडीशन अभी भी सेम है। इंडिविजुअली हर टर्मिनल को आपको चेक करना है और वहां पर डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स आपको अटैच दिखने चाहिए। जब मैं इमीन सिस्टम की बात करूंगा तो यहां पर भी आप ये चीज समझ सकते हो कि ये जो नाइट्रोजन है इस टर्मिनल को तो आपको चेक करने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है, और लोन पेयर के अलावा अगर कुछ भी होगा तो वो तो आपस में डिफरेंट ही होगा। तो हमें चेक किसे करना होता है? इस कार्बन को, हमें इस टर्मिनल को यहां पे चेक करना होता है, सेम कंडीशन। तो उससे आप डायरेक्टली बता सकते हो कि किस इमीन में वहां पर जीआई पॉसिबल है, किसमें जीआई पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कौन कौन सा में जीआई पॉसिबल है, देखो बहुत इजी है ये, आप सबको समझ में आना चाहिए। 1 2 3 में किसमें जीआई पॉसिबल है? बोल सकते हैं 1 और 3 में। यहां पर आप देख सकते हो 1 में लेफ्ट साइड तो कोई दिक्कत नहीं है, लोन पेयर और एच है, राइट साइड कोई दिक्कत नहीं है, लोन पेयर और एच है, और लेफ्ट साइड आप देखोगे तो ये आपस में डिफरेंट है, CH3 और H, ये आपस में डिफरेंट है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि इस इमीन में जीआई होगा। अगर हम सेकंड केस की बात करें, सेकंड में आप देख सकते हो बहुत इजीली, यहां पे दोनों क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और दोनों अगर मिथाइल है तो इस टर्मिनल पे सेम हो गया, इस टर्मिनल में सेम हो गया, तो यहाँ पे जीआई नहीं होगा। और थर्ड केस हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर CH3 और H अगेन, और राइट में आप देख सकते हो लोन पेयर के साथ कुछ भी हो तो डिफरेंट ही होगा, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो यहाँ पे जीआई पॉसिबल है। इम्यून सिस्टम सबको समझ में आ गया? इंडिविजुअली बस डिफरेंट होना चाहिए और कुछ नहीं देखना, सिंपल तो केस है इसमें। क्लियर? ठीक है, चलो इतना सबको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा थर्ड कंडीशन या थर्ड केस हो गया। अभी भी कंडीशन सेम ही चल रहा है, एक ही कंडीशन मैंने आपको बताया, उसको तीनों में अप्लाई किया है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पे आते हैं, जीआई इन एजो कंपाउंड।
इस टाइप के लिंकेज को हम एजो लिंकेज बोलते हैं, एन डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पर दोनों साइड आपको कोई फ्री वैलेंसी दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम एजो कंपाउंड्स की बात करते हैं तो एजो कंपाउंड में भी सेम कंडीशन, क्योंकि है तो मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड है तो आपको दोनों टर्मिनल चेक करना है, और दोनों टर्मिनल जब चेक करोगे तो इस केस में आप ये देख सकते हो कि यहां पर लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, और दोनों टर्मिनल पे आप इंडिविजुअली यहां पर बोल सकते हो डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे ऑलवेज, क्योंकि लोन पेयर के साथ कुछ भी लगा हो डिफरेंट होगा, और लेफ्ट में भी लोन पेयर के साथ कुछ भी लगा हो डिफरेंट ही होगा। ये सबको समझ में आता है। तो क्या इमीन में हम ये बोल सकते हैं कि सारे, सॉरी, एजो कंपाउंड में हम ये बोल सकते हैं कि सारे एजो कंपाउंड जीआई शो करेंगे? इतना सबको समझ में आता है? इसमें कोई दिक्कत? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो कंडीशन वही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये दो एग्जांपल बस लिखें, तो आपको बस ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये एजो कंपाउंड है और लोन पेयर को भी एज ए ग्रुप ही आपको ट्रीट करना है। तो यहां पर इस टर्मिनल दोनों में आप देख सकते हो डिफरेंट है, और यहां पर भी आप देख सकते हो दोनों डिफरेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों में ही जीआई पॉसिबल होगा, ठीक है। विच मींस ऑल एजो कंपाउंड विल शो जीआई। इतना क्लियर, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फोर्थ कंडीशन हो गया, दैट इज जीआई इन एजो कंपाउंड्स। तो ये जो पहले चार केस हमने पढ़े सेम कंडीशन है जिसको हमने चारों में यूज किया। अब हम अपने फिफ्थ केस पे मूव करते हैं। अब यहां पर देखो हम क्या ले रहे हैं, जीआई इन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन, मतलब यहां पर मेरा रिंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम होगा, ठीक है। तो अब मेरा कंडीशन चेंज हो जाएगा। अब हमें इस कंडीशन को याद रखना है जो हम यहां के लिए सीख रहे हैं। पहला, इस कंडीशन को यहां पर देखो हमने क्या लिखा है, इन साइक्लोएल्केन सिस्टम at least two sp3 atom of ring individually must have different atoms or groups attached to it। कम से कम दो ऐसे sp3 एटम रिंग में होने चाहिए जिसमें इंडिविजुअली डिफरेंट है। मुझे दोनों sp3 एटम को आपस में चेक नहीं करना, जैसे हम डबल बॉन्ड में इंडिविजुअली हर टर्मिनल को चेक करते थे, सिमिलरली यहां पर हम एक sp3 एटम पे इंडिविजुअली डिफरेंट, दूसरे sp3 एटम पे इंडिविजुअली डिफरेंट। अगर इंडिविजुअली डिफरेंट दिख गया कम से कम दो sp3 एटम पे रिंग में, तो वहां पर जीआई पॉसिबल होगा। क्लियर? ये इसका कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले भी अगर मैं आपको ये एक एग्जाम्पल दूं, और सपोज यहां पर मैंने Br लगा दिया, अब यहां पर देखोगे तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहां पर एक Br है और एक और H है। तो इस sp3 एटम पे तो हम देख सकते हैं कि इंडिविजुअली डिफरेंट है, एक Br और एक H, लेकिन क्या कहीं और ऐसा sp3 एटम है जिसमें इंडिविजुअली डिफरेंट आपको ग्रुप्स लगे दिख रहा है? नहीं दिख रहे सबको, क्योंकि अब बाकी में देखोगे तो यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ H लगा हुआ है। तो यहां पर एक ही ऐसा sp3 एटम है जिसमें इंडिविजुअली डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे हैं, और मुझे रिंग के लिए कम से कम दो ऐसे sp3 एटम चाहिए होते हैं। अब यहां पर अगर आप इस पहले एग्जांपल को देखोगे, क्या इसमें जीआई होगा? क्या इसमें जीआई होगा? इतना सबको समझ में आता है? जीआई होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस sp3 एटम पे Cl और H लगा हुआ है और ये आपस में डिफरेंट है, और इस दूसरे sp3 एटम पे भी Cl और H लगा हुआ है, ये आपस में डिफरेंट है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय इंडिविजुअली डिफरेंट। दो को आपस में मिक्स मत करना कि यहां Cl लगा यहां Cl लगा, ये तो सेम हो गया तो कैसे जीआई होगा। हम दो को आपस में नहीं देखेंगे, हम इंडिविजुअल को देखेंगे, और इंडिविजुअल में वहां पे अगर डिफरेंट आपको दिख रहा है तो उस केस में जीआई पॉसिबल है। कोई भी दो sp3 एटम रिंग का होना चाहिए, ठीक है, कहीं भी लोकेटेड हो, कम से कम दो जगह मुझे ऐसा चाहिए। इतना सबको क्लियर है? कंडीशन समझ में आया? क्लियर है? चलो अब यहां पर एक एक करके मुझे क्वेश्चन डिस्कस करना है। इस सेकंड पे देखो, इस सेकंड क्वेश्चन को देखो, जीआई पॉसिबल होगा या नहीं होगा? सेकंड क्वेश्चन को देखो, जीआई पॉसिबल होगा या नहीं होगा? ऐसे कितने sp3 एटम है जिसपे इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं? ऐसे कितने sp3 एटम है इसमें? गुड, सबको ये समझ में आ रहा है? तीन ऐसे sp3 एटम है इसमें, यहां पर Br और H है, यहां पे Cl और H है, यहां पे Br और H है। ये भी आपस में डिफरेंट है, ये भी आपस में डिफरेंट है, और ये भी आपस में डिफरेंट है। तो मुझे तो जीआई के लिए कम से कम दो ऐसे sp3 एटम चाहिए होते हैं, यहां पर तो तीन ऐसे sp3 एटम लगे हैं, तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि यहां पर जीआई पॉसिबल है। फर्स्ट केस में भी यहां पर जीआई पॉसिबल था, ठीक है। थर्ड में आओ, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में जीआई होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना? गुड, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि ये टर्मिनल पे तो ठीक है कि CH3 और H है, बट यहां पर ऊपर आप देखोगे तो यहां तो ये दोनों मिथाइल है, और दोनों मिथाइल होना मतलब यहां पर सेम हो गया, तो मुझे कम से कम दो ऐसे sp3 एटम चाहिए, तो नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ केस में आओ, फोर्थ में आओ,
फोर्थ में जीआई होगा या नहीं होगा? होगा, सबको समझ में आ रहा है, फोर्थ में होगा। होगा क्यों? क्योंकि इस sp3 एटम को देखोगे तो यहाँ पे CH3 और H है, CH3H मतलब डिफरेंट हो गया, और नीचे पे भी sp3 एटम पे यहाँ पे CH3 और H है, और ये भी डिफरेंट है, और मुझे दो ऐसे sp3 एटम चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं GI पॉसिबल है। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ इंडिविजुअली देखना, आपस में मत कंपेयर कर देना, तब फिर गलत करोगे। ठीक है, लास्ट केस में आ जाओ, फिफ्थ में होगा या नहीं होगा? सबको समझ में आता है चीज? फिफ्थ में होगा। फिफ्थ में क्यों होगा? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि इधर रिंग के साथ ये H लगा है, और ये राइट पे भी ये sp3 एटम है, और इस sp3 एटम पे और इस sp3 एटम पे हम दोनों पे देख सकते हैं इंडिविजुअली डिफरेंट है, फिनाइल और H लगा है, इधर भी फिनाइल और H लगा है, तो इंडिविजुअली डिफरेंट, तो यहां पर भी हम बोल सकते हैं GI पॉसिबल है, यहां पर भी GI पॉसिबल है। ये सबको समझ में आ गया? रिंग सिस्टम सबको क्लियर है कि रिंग सिस्टम में कैसे देखेंगे? क्लियर? चलो, ये हो गया मेरा सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन, मतलब रिंग सिस्टम में आपको कैसे जीआई देखना होता है। अब हम नेक्स्ट केस पे मूव करते हैं। नेक्स्ट केस आप देखोगे तो यहां पर हमने क्या लिखा है, इसको समझना, हम यहां पर बहुत बार गलती करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, जीआई इन साइक्लोएल्कीन, ठीक है, बेंजीन ऐसे भी sp2 कार्बन है, चेक करने से कोई मतलब नहीं है, हमें sp3 कार्बन चाहिए होता है। ठीक है, बेंजीन sp2 कार्बन है, इसलिए मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखो हमने क्या लिखा है, जीआई इन साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्कीन में हमें जब जीआई चेक करना होता है तो दो जगह, कैन शो जीआई अलोंग बोथ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, इसके मीनिंग को अभी आराम से समझना, कैन शो जीआई अलोंग बोथ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। उसके नीचे हमने क्या लिखा है, अलोंग सिंगल बॉन्ड कंडीशन सेम एज साइक्लोएल्केन, जो अभी हमने पिछले केस में सीखा, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। और दूसरा जो है अलोंग डबल बॉन्ड, ब्रैकेट में हमने लिखा है एंडोसाइक्लिक, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मतलब हो गया कि रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है। ठीक है, जब भी रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होता है उसको हम एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोलते हैं, रिंग के बाहर होता है तो उसको हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोलते हैं। तो यहां पर अलोंग डबल बॉन्ड में हमने क्या लिखा है, एंडोसाइक्लिक। ये जो कंडीशन हम यहां पर लिख रहे हैं ये एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का कंडीशन होता है, क्योंकि जब मैं साइक्लोएल्कीन की बात करूंगा तो साइक्लोएल्कीन से मुझे समझ में आना चाहिए कि डबल बॉन्ड रिंग के अंदर की हम बात कर रहे हैं, और उसी के लिए यह कंडीशन हम लिखा है। ठीक है, अब इस सेकंड वाले पॉइंट को हम पहले समझ रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड को हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। तो इस सेकंड पॉइंट को पहले समझो कि साइक्लोएल्कीन में डबल बॉन्ड के अबाउट कब जीआई पॉसिबल होता है। इसके कंडीशन को रट लो अच्छे से, इफ द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 8 कार्बन एटम्स, तभी साइक्लोएल्कीन में डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई होगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए सिर्फ सेकंड पॉइंट को समझो अभी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे आएंगे, सेकंड पॉइंट को समझो, और इसको समझने के लिए इस पहले एग्जांपल को देखो, क्या इस रिंग में इस डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई होगा? क्या इस रिंग में इस डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई होगा? नहीं होगा, नो जीआई, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि रिंग में कितने कार्बन एटम्स है, 4 कार्बन एटम्स है, डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई नहीं होगा। अगले केस में आओ, क्या इस रिंग में डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई होगा? क्या इस रिंग में डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगेन यहां पर रिंग में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो यहां पर भी जीआई नहीं होगा। सेकंड कंडीशन को हम समझ रहे हैं। ठीक है, अभी सेकंड कंडीशन को, इस थर्ड एग्जांपल पे आओ, क्या इस थर्ड में डबल बॉन्ड में जीआई होगा? रिंग में डबल बॉन्ड में जीआई होगा? यस होगा, क्योंकि इस केस में यहां पर रिंग में कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, एंड दिस इज व्हाट एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मींस। ठीक है, तो ये इस कंडीशन का मीनिंग हो गया, तो जीआई तो आपको चेक करना आ गया। ठीक है, अब एक और चीज समझो, जब मैं इस साइक्लोएल्कीन की बात कर रहा हूं यहां पर जीआई पॉसिबल है, तो अगर यहां पर जीआई पॉसिबल है और मैं आपसे अगर ये पूछूं कि ये जो डबल बॉन्ड है ये आपका सिस है या ट्रांसफॉर्म है, तो इसको हम कैसे चेक करते हैं, उस चीज को समझना। ठीक है, जब हम इस कार्बन की बात करेंगे जिसको अभी मैं मार्क कर रहा हूं, ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, और जब भी हम sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम की बात करते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम का मतलब हो गया कि वो आपका ट्राइगोनल प्लेनर सिस्टम होता है, और उसका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो कितना, 120 होना चाहिए। तो अब हम यहां पर कैसे देखते हैं उसको समझो। अगर मैं इस कार्बन को देखूंगा तो ये कार्बन sp2 होना चाहिए, और sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए। तो अगर इसका एक बॉन्ड यहां ऊपर की तरफ दिख रहा है, एक बॉन्ड यहां नीचे की तरफ दिख रहा है, तो तीसरा बॉन्ड ऐसा कुछ होगा। सिमिलरली अगर मैं नीचे की बात करूं, एक बॉन्ड यहां है, एक बॉन्ड यहां है, तो तीसरा बॉन्ड ऐसा कुछ होगा। और यहां पर ये कौन लगा हुआ है, H लगा हुआ है। यहां पर क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। सबको ये समझ में आया कि मैंने H कैसे बनाया?
sp2 देख के सबको समझ में आ गया कि H किस तरीके से क्रिएट करना है। तो अब आप यहां पर इजीली देख सकते हो कि ये दोनों H आप कहां दिख रहे हैं, सेम साइड दिख रहे हैं, और दोनों H सेम साइड दिखना मतलब ये जो हम यहां पर बना रहे हैं ये कौन सा फॉर्म है, ये इसका सिस फॉर्म है। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है। क्लियर। अब जो हम साइक्लोऑक्टेन की बात करते हैं, यहां डबल बॉन्ड में GI पॉसिबल होता है और इसका ट्रांसफॉर्म भी बनता है। अगर मैं साइक्लोऑक्टेन का ट्रांसफॉर्म बनाऊं तो इसका ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये इसका ट्रांसफॉर्म है। ये ट्रांसफॉर्म कैसे है, इसको ऐसे समझो कि यहां पे डबल बॉन्ड था। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से कुछ H लगा दूं, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से कुछ H लगा दूं तो ये ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे ये sp2 कार्बन, इस sp2 कार्बन पे एक वैलेंसी यहां, एक वैलेंसी यहां, तो तीसरा कुछ इस तरीके से होगा। सिमिलरली इस नीचे वाले sp2 कार्बन पे देखोगे तो एक यहां, तो तीसरा कुछ इस तरीके से होगा। और यहां पर आप देख सकते हो ये दोनों H कहां पे, ऑपोजिट साइड में है। और ऑपोजिट साइड में होने का मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये ट्रांसफॉर्म इसका हो गया। तो ट्रांस आप क्रिएट करोगे तो आपको इस टाइप का एक सिस्टम चाहिए होगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे अलग से बनाया है। अब इसमें रिमेनिंग कार्बन कुछ इस तरीके से अटैच होते हैं। अगर मैं इसको फर्स्ट कार्बन बोलूं तो ये मेरा सेकेंड कार्बन, ये मेरा थर्ड कार्बन, ये मेरा फोर्थ कार्बन। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ऊपर फोर्थ कार्बन, अब यहां पर फिफ्थ कार्बन, यहां पर सिक्स्थ कार्बन, यहां पर सेवेंथ कार्बन। और ये जो सेवेंथ कार्बन और एट कार्बन है इनके बीच में आपस में बॉन्ड बना हुआ है। तो टोटल आप देखोगे यहां पर रिंग में कितने कार्बन है, 8 कार्बन है जो यहां पर इस तरीके से है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म देखना आपको समझ में आना चाहिए कि इस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइज है तो आपको किस तरीके से सोचना होता है, sp2 किस तरीके से सोचना होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। इस कार्बन पे 3 वैलेंसी, एक ऊपर एक इधर, तो एक H इस साइड आएगा ना, 120 डिग्री करके देखो। सिमिलरली ऊपर H लेफ्ट साइड आएगा, 120 डिग्री होना चाहिए तीनों वैलेंसी में। सबको समझ में आ गया ट्रांस कैसे देखा मैंने, ट्रांस कैसे देखा, सबको समझ में आ गया। क्लियर। तो ये हो गया सिस फॉर्म, ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्म। और ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन एक्चुअली ये इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों आपस में, ये जो लाइंस है ये आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड अगर यहां पे है तो डबल बॉन्ड के पीछे के साइड यहां पे ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड पास हो रहा है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ये डबल बॉन्ड और इसके पीछे यहां पर पास हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से। अरे ट्रांस वाला क्या समझ में नहीं आया, ट्रांस स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, इसको ध्यान रखो। ट्रांस में खुद नहीं बना रहा, ट्रांस स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। ये ट्रांस क्यों है इतना समझ में आना चाहिए, ये ट्रांस क्यों है इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया ना। ठीक है, अब ट्रांस के लिए एक और पहले कंसेप्ट समझो, फिर आपको ये चीज और क्लियर होगा। पहले ये ट्रांस है, ये सबको समझ में आना चाहिए। अब देखो, अगर हम साइक्लोएल्कीन की बात करते हैं तो जीआई के लिए मुझे मिनिमम 8 कार्बन रिंग में चाहिए। और अगर 8 कार्बन जो होगा, ठीक है, अगर 8 कार्बन जो होगा वो आपके रिंग में है तो वहां पर जीआई पॉसिबल होगा और उसका ट्रांसफॉर्म बनेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो एक और चीज हमने लिखा है, फॉर रिंग्स लोअर देन 8 कार्बन ट्रांसफॉर्म इज नॉट पॉसिबल। फॉर रिंग्स लोअर देन 8 कार्बन ट्रांसफॉर्म पॉसिबल नहीं होता। ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए आपको मिनिमम 8 कार्बन रिक्वायर्ड होता है। अब इस चीज को एक बार समझो। ठीक है, मान लो अगर मैं किसी रिंग में ट्रांसफॉर्म बनाना चाहता हूं तो मुझे डबल बॉन्ड के अबाउट कुछ ऐसा H का ओरिएंटेशन चाहिए होगा। बोल सकते हैं अगर मुझे ट्रांसफॉर्म बनाना है तो मुझे डबल बॉन्ड के अबाउट ऐसा कुछ H का ओरिएंटेशन चाहिए होगा ना। ये सबको समझ में आता है, इतना क्लियर है। अब ये सोचो कि ये ट्रांसफॉर्म अगर बनाना है तो मुझे डबल बॉन्ड के अबाउट इस तरीके से ओरिएंटेशन चाहिए। अब मुझे इस वैलेंसी को कुछ इस तरीके से आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके तो उसका ट्रांसफॉर्म बनेगा। अगर मैं इस कार्बन के इस वैलेंसी को कुछ इस तरीके से घुमा फिरा के यहां से कनेक्ट करूंगा, जैसा कि हमने इस केस में किया, यहां पर भी तो हमने ऐसा ही किया, हमने इस तरीके से घुमा फिरा के इसको लाए और इसको ला के हमने इस तरीके से आपस में कनेक्ट कर दिया तो ट्रांसफॉर्म क्रिएट हो गया। ये सबको समझ में आ गया। तो अगर मुझे ट्रांस बनाना है तो इस कार्बन को मुझे घुमा फिरा के इस कार्बन से नीचे कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सोचो कि अगर मुझे इस ऊपर वाले कार्बन को घुमा फिरा के यहाँ पे नीचे वाले कार्बन से कनेक्ट करना है, अगर आपका रिंग में सफिशिएंट कार्बन नहीं हुआ तो ये लिंकेज आपस में इस तरीके से घूम फिर के पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर आपके पास कार्बन का काउंट ज्यादा है तो आप बहुत इजीली इस तरीके से घूम फिर के आ सकते हो और आपस में इनको कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 4 मेंबर्ड रिंग होता, अब ऐसे सोचो, अगर मेरे पास सिर्फ 4 मेंबर्ड रिंग होता तो 2 कार्बन तो यहां डबल बॉन्ड में चला गया, तीसरा कार्बन ऐसा कुछ होता और यहां पर चौथा कार्बन ऐसा कुछ होता। अब इन दोनों का आप आपस में कैसे कनेक्ट करोगे,
ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे नहीं क्योंकि ये बहुत दूर दूर है, तो इनका आपस में कनेक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो जब हम ट्रांसफॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे तो अगर आपके पास लोअर कार्बन सिस्टम वाला एल्कीन है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो आपस में कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा, और आपस में अगर कनेक्ट नहीं हो पाएगा उसका ट्रांसफॉर्म पॉसिबल नहीं होगा। और जैसे जैसे आप इसमें कार्बन का काउंट बढ़ाने लगोगे, जैसे जैसे इसमें आप कार्बन का काउंट बढ़ाने लगोगे, ये आपस में इजिली जुड़ते जाएंगे। ठीक है, ये आपस में इजिली जुड़ते जाएंगे, और इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको साइक्लोएल्कीन में कम से कम 8 कार्बन चाहिए अगर आपको वहां पर जीआई शो करना है या फिर उसका ट्रांसफॉर्म क्रिएट करना है। 8 से कम रिंग में आपका ट्रांसफॉर्म नहीं बनेगा, 6 कार्बन में भी पॉसिबल नहीं होगा, आप कर ही नहीं पाओगे, ये लिंकेज पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, ये आपस में क्रॉस लिंकिंग पॉसिबल ही नहीं होगा अगर आपको ट्रांसफॉर्म क्रिएट करना है। ये सबको समझ में आ गया? यहां पर कार्बन कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये 8 कार्बन हो गया, सबको समझ में आ गया? ये इतना क्लियर है? इतना सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये रीजन होता है कि हम साइक्लोऑक्टेन से क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहीं पर इस तरीके से ट्रांसफॉर्म पॉसिबल होता है। फाइनली समझ में आया नहीं आया? यस लिखो, ये चीज आ गया ना? ठीक है, अब यहां पर एक और चीज देखो। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज देखो, यहां पर एक टेबल हमने बनाया है, ये टेबल को देखो हमने क्या लिखा है। ठीक है, फॉर साइक्लोएल्कीन विथ रेस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड, अगर 3 से 7 मेंबर्ड रिंग है तो वहां पर जीआई नहीं होगा। यही मैंने आपको बताया, कम से कम 8 कार्बन चाहिए। जब हम 3 से 7 मेंबर्ड रिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पॉसिबल होता ही नहीं है, यहाँ पे इनका सिर्फ सिस फॉर्म आपको नजर आता है। अगर मैं इस 4 मेंबर्ड रिंग को देखूंगा तो यहाँ पर इस तरीके से ये एच लगा होगा, और आप ये देख सकते हो कि कौन सा फॉर्म आपको दिख रहा है, सिस फॉर्म। इसका ट्रांसफॉर्म बन ही नहीं सकता, तो यहाँ पर हमने लिखा है ओनली सिस फॉर्म एग्जिस्ट, यहाँ पर इसमें जीआई नहीं होगा तो इसका ट्रांसफॉर्म बनेगा ही नहीं। क्लियर? उसके आगे हमने क्या लिखा है, 8 to 11 कार्बन में जीआई होगा और 12 कार्बन और अबव में भी जीआई होगा, मतलब 8 के ऊपर तो जीआई होना है। अब यहां पर एक चीज जो आपको याद रखना है कि जब मैं 8 कार्बन से 11 कार्बन की बात करता हूं तो इन दिस केस स्टेबिलिटी ऑफ सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस। 12 कार्बन और उसके अबव की बात करता हूं तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस। नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो ट्रांस का स्टेबिलिटी हमें पता होता है सिस फॉर्म से ज्यादा होता है, बट जब मैं 8 कार्बन से 11 कार्बन तक सिस्टम लेता हूं और उसमें सिस ट्रांस में स्टेबिलिटी कंपेयर करता हूं, जैसे हमने साइक्लोऑक्टेन लिया है तो इसमें भी सिस फॉर्म का स्टेबिलिटी ट्रांस फॉर्म से ज्यादा होगा। और इसका रीजन है कि इस ट्रांस फॉर्म में इस टाइप का जो क्रॉस लिंकिंग क्रिएट होता है इस तरीके से, इसके वजह से मॉलिक्यूल में स्ट्रेन डेवलप होने लगता है, और स्ट्रेन डेवलप होने की वजह से इसका स्टेबिलिटी जो है वो कम रहता है। लेकिन जैसे मैं कार्बन का काउंट बढ़ाने लगूंगा, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने लगूंगा तो ये दोनों कार्बन इजीली आपस में कनेक्ट होने लगेंगे। खुद सोचो ना, आपके पास एक बहुत लंबा रोप है, ठीक है, बहुत लंबा रोप है तो आप इजीली इसको आपस में कनेक्ट कर पाओगे, और आपके पास रोप का लेंथ बहुत छोटा है तो इनको कनेक्ट करने में बहुत डिफिकल्टी होगा। ठीक है, तो कार्बन का काउंट ज्यादा है तो चेन बहुत इजीली आपस में कनेक्ट हो जाएगा, और उस केस में फिर मेरा नॉर्मल कंडीशन होता है ट्रांस का स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा, लेकिन 11 कार्बन तक सिस का स्टेबिलिटी ट्रांस से ज्यादा होता है क्योंकि ट्रांस में स्ट्रेन रहता है बिकॉज ऑफ दिस लिंकिंग जो यहां पर क्रिएट होता है। ये सबको समझ में आया या नहीं आया? अरे क्लियर है? क्लियर? इसको रट लेना, रटना है इसको। ठीक है, रट लेना अच्छे से, इसको आपको याद रखना है। तो ये अभी हमने जो समझा वो सिर्फ ये था, सेकंड अलोंग डबल बॉन्ड एंडोसाइक्लिक, और उसमें कम से कम आपको 8 कार्बन चाहिए। हाँ इंपॉर्टेंट है, मैं बिना इंपॉर्टेंट कुछ चीज नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा, वो सब जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद रखो अच्छे से। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया सेकंड पॉइंट। अब हम मूव करते हैं किसमें, इस फर्स्ट पॉइंट में, क्योंकि जब भी हम साइक्लोएल्कीन की बात करेंगे तो हमें 2 के अबाउट जीआई चेक करना होता है। डबल बॉन्ड हम सीख चुके हैं, अब यहां पर देखो नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, अब यहां पर दोनों चीज चेक करना, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले। क्यों? सबसे पहले इसमें बताओ कि इस एग्जांपल में डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई होगा क्या? डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई होगा क्या? नहीं होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस डबल बॉन्ड के अबाउट तो जीआई नहीं होगा क्योंकि रिंग में 6 कार्बन है। लेकिन अब सिंगल बॉन्ड वाले पार्ट को समझो, अब सिंगल वाले पार्ट को समझो, सिंगल बॉन्ड में जीआई होगा क्या? सिंगल बॉन्ड मतलब कंडीशन क्या है, सेम एज साइक्लोएल्केन, और सेम एज साइक्लोएल्केन का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि यहां पर आप देख सकते हो इस पे Cl और H लगा है, यहां पर Cl और H लगा है, ये इंडिविजुअली डिफरेंट है, ये इंडिविजुअली डिफरेंट है,
तो कम से कम 2 ऐसे sp3 एटम दिख रहे हैं जिसपे इंडिविजुअली डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स लगा है, तो वहां पर GI होगा। ठीक है, तो यहां पर GI होगा। और यही चीज मेरा मतलब था इस पर्टिकुलर केस का, कि जब भी आप साइक्लोएल्कीन सिस्टम देखोगे तो आप इन दोनों के अबाउट चेक करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में अगर दोनों के अबाउट आपने चेक नहीं किया तो उस केस में हम गलती करेंगे। ठीक है, उस केस में हम गलती करेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अरे अभी तक इस 8 कार्बन से 11 कार्बन पट के पड़े हो, इसको बोल दिया रटना है तो याद करो ना सीधा। ठीक है, अब इसमें इतना क्यों उलझ रहे हो, सीधा याद करो उस चीज को। बोल रहा हूं कि इसमें स्ट्रेन ज्यादा होता है तो आपको याद करना है कि इस केस में इसका स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, ये एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया? ये एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया? दोनों का मीनिंग क्लियर है कि सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड का मीनिंग क्या है, दोनों में कैसे देखेंगे? 7 कार्बन में भी नहीं होगा GI, 8 कार्बन बोल रहा हूं फिर 7 कार्बन। अरे जो बोल रहा हूं उसको भरोसा करो ना, कब से मानेंगे हम 8 कार्बन से, फिर 7 कार्बन क्यों पूछ रहे हो? चाहते क्या हो भाई, क्या चाहते हो बताओ? अब 8 में बता रहा हूं इतने देर से भी पूछ रहे हो कि 7 में होगा क्या, 6 में होगा, इसका क्या मतलब है? ठीक है, ये एग्जांपल सबको समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। इस एग्जांपल में बताओ डबल बॉन्ड के अक्रॉस GI होगा या नहीं होगा? एक और एग्जांपल है, देखो समझ में आ जाएगा। डबल बॉन्ड में GI होगा या नहीं होगा? डबल बॉन्ड में GI नहीं होगा, क्योंकि रिंग में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन में यहाँ पे GI नहीं होगा। ठीक है, अब इस रिंग में देखो सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग GI होगा या नहीं होगा? सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग GI होगा या नहीं होगा? होगा, वेरी गुड। यहां पर आप देख सकते हो कि इस sp3 एटम पे इंडिविजुअली डिफरेंट है और इस sp3 एटम पे भी इंडिविजुअली डिफरेंट है। और मेरा यही रिंग का कंडीशन था कि कम से कम 2 sp3 एटम पे इंडिविजुअल अगर आपको डिफरेंट दिखे तो वहां पर GI पॉसिबल है। तो डबल बॉन्ड में नहीं होगा लेकिन सिंगल बॉन्ड में होगा, और यही मतलब होता है जब आपको दोनों चेक करना है। आपको साइक्लोएल्कीन जैसा कोई सिस्टम दे तो डबल बॉन्ड में अलग कंडीशन, और सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस चेक करने के लिए वो साइक्लोएल्कीन वाला कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया और ये दोनों कंडीशन का मीनिंग समझ में आ गया। अगर GI पूछेगा होगा या नहीं होगा तो आंसर होगा। कंपाउंड में किसी भी जगह GI आपसे पूछे तो GI होगा वहां पे। ठीक है, अरे इसमें भी अब इसको भी लो, जो पूछ रहे हो एग्जाम्पल, अरे सब लिया हुआ है भाई, सब समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल बताओ आखिरी, इसका फोटो खींच के भेज रहे हो, इसमें GI होगा नहीं होगा? इसमें GI होगा या नहीं होगा? डबल बॉन्ड के क्रॉस, डबल बॉन्ड के क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड कितने मेंबर्ड रिंग में है? 6 मेंबर्ड रिंग में है, तो सीधा GI नहीं होगा। मुझे इस Cl से यहाँ पे मतलब ही नहीं है, ये Cl sp2 कार्बन से लगा हुआ है, मतलब मुझे डबल बॉन्ड के लिए सोचना है। रिंग आप चेक करोगे तो रिंग में सारे ये जो sp3 एटम है इस पे इंडिविजुअली ग्रुप सेम है, तो यहाँ पर GI नहीं होगा। अरे अभी भी समझ में नहीं आया क्या? आया ना? गुड, ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक करेंगे। बड़े आगे हैं? अरे कहीं भी GI होगा तो आंसर होगा हाँ GI होगा। एक जगह हो रहा है, एक जगह नहीं हो रहा। आपसे क्वेश्चन पूछा इनमें से किसमें GI होगा, तो पूरे कंपाउंड में किसी भी कोने में अगर GI हो रहा है तो आंसर है GI होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलो अब हम नेक्स्ट केस में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट केस है उसमें एक हम अलग टिपिकल केस पढ़ रहे हैं, इसको समझो। फॉर रिंग प्लस पाई बॉन्ड सिस्टम, इसका एग्जाम्पल समझो। मान लो मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है, इसमें आप देखोगे तो यहां पर आपको 2 केस देखना होगा। इसमें जो डबल बॉन्ड है वो रिंग के अंदर है या बाहर है? डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है या बाहर है? रिंग के बाहर है। और रिंग के बाहर है तो ये जो कंडीशन है दिस इज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, मतलब इसके लिए आप वो एंडोसाइक्लिक जो अभी मैंने पिछला केस बताया उसको यूज नहीं करोगे। ठीक है, उसको तो आपको यूज नहीं करना है, पहला चीज ये। अब ये जो डबल बॉन्ड सिस्टम है यहां पर आपको नॉर्मल हमारा फर्स्ट केस सोचना है। फर्स्ट केस कौन सा? जो हमने सिंपल डबल बॉन्ड का कंडीशन पढ़ा था, हमें वो सोचना है। और इसमें एक रिंग भी है, तो रिंग के लिए मुझे साइक्लोएल्केन वाला कंडीशन सोचना है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हमें 2 के अबाउट सोचना होगा। एक कौन सा? डबल बॉन्ड के अबाउट, और दूसरा कौन सा? रिंग के अबाउट। और डबल बॉन्ड मेरा फर्स्ट कंडीशन हो गया, क्योंकि ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, सिंपल डबल बॉन्ड है, एंडोसाइक्लिक का फंडा मत लगाना यहाँ पे। और दूसरा रिंग का कंडीशन मुझे पता है। अब यहाँ पर एक जो नया चीज है उसको समझो। जब मैं डबल बॉन्ड के अक्रॉस चेक करता हूं तो हम इन दोनों टर्मिनल को चेक करते हैं, ये हम दोनों टर्मिनल को चेक करते हैं। और इस टर्मिनल की अगर आप बात करोगे तो यहां पर तो आप देख सकते हो कि ये इंडिविजुअली डिफरेंट है, तो ये टर्मिनल तो ठीक है। अब अगर हम लेफ्ट टर्मिनल की बात करें तो यहां पे डिफरेंस ये है कि इस लेफ्ट टर्मिनल का दोनों वैलेंसी एक रिंग बन के जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम क्या करते थे, हमें जो ग्रुप दिखता था वो तो अलग अलग दिखता था।
तो अब ऐसा अगर आपको दिखे कि डबल बॉन्ड का दोनों वैलेंसी रिंग करके जुड़ा हुआ है, तो उसको कैसे एनालाइज करते हैं उसको मैं यहां पर सिखा रहा हूं। देखो इसको कैसे करते हैं। इस डबल बॉन्ड के इसके वैलेंसी को कैसे एनालाइज करना है, दोनों साइड घूम जाओ, ठीक है, दोनों साइड रिंग में घूम जाओ और एक एक पॉइंट को एनालाइज करो। यहां पर ऊपर कार्बन है, यहां पर नीचे कार्बन पे भी कार्बन लगा हुआ है, मतलब दोनों में फर्स्ट पॉइंट ही आपको दिख रहा है डिफरेंट है, डिफरेंट है। ऊपर गए तो कार्बन था, नीचे गए तो कार्बन पे भी कार्बन लगा हुआ है। अगर आपको कहीं भी ऊपर गए और नीचे गए और उसमें कहीं डिफरेंस दिखने लगा, तो उन दोनों को हम डिफरेंट वैलेंसीज ट्रीट करेंगे। तो यहां पे ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा सेम है या डिफरेंट मानेंगे, सेम है या डिफरेंट मानेंगे, डिफरेंट मानेंगे। दोनों साइड गए तो डिफरेंट है, और अगर डिफरेंट है तो इस टर्मिनल पे भी हम मानेंगे कि ये जो दोनों वैलेंसीज हमें मानने हैं, अज्यूम करने हैं, ये डिफरेंट है। और अगर ये डिफरेंट है तो दोनों टर्मिनल पे इंडिविजुअली डिफरेंट है, और दोनों टर्मिनल पे इंडिविजुअली डिफरेंट है, तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस जीआई होगा, डबल बॉन्ड के अक्रॉस जीआई शो करेगा। समझ में आया? अब अगर मैं रिंग की बात करूं तो रिंग में तो कंडीशन वही है, रिंग में कंडीशन वही है। सोचो रिंग में जीआई होगा या नहीं होगा, रिंग में सिग्मा बॉन्ड के अलोंग चेक करो, रिंग में जीआई होगा या नहीं होगा। रिंग का कंडीशन समझ में आना चाहिए, कम से कम दो ऐसे sp3 एटम चाहिए जिसमें इंडिविजुअली डिफरेंट हो। तो यहां पर तो आपको एक ही ऐसा sp3 एटम दिख रहा है जिसपे इंडिविजुअली डिफरेंट है, मुझे कम से कम दो ऐसे चाहिए, तो हम बोल सकते हैं रिंग में जीआई नहीं होगा। लेकिन कंपाउंड में अगर कहीं भी जीआई हो रहा है तो आपका ओवरऑल आंसर होगा यस, जीआई वहां पर होगा, आपका होगा आंसर जीआई होगा। क्लियर? अरे फिर एलियन सिस्टम भाई चाहता क्या है तू? अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं और कहां समझने जा रहा है? समझो ना भाई, जो बता रहा हूं उसको समझो, सब पढ़ाऊंगा, भरोसा रखो थोड़ा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। इस एग्जांपल को देखो, ठीक है, इस एग्जांपल में देखो यहां पर, अब हम यहां पर क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, आपको हमेशा दो चीज के अबाउट चेक करना है, कभी भी आपको ऐसे डबल बॉन्ड रिंग से अटैच दिखे, ठीक है, तो आपको दो के अबाउट चेक करना है। अब यहां पर अगर हम इस लेफ्ट टर्मिनल पे या राइट टर्मिनल पे बात करें, राइट टर्मिनल पे सेम है या डिफरेंट है? राइट टर्मिनल पे, राइट टर्मिनल पे तो डिफरेंट है, यहां पर तो हम देख सकते हैं। अब हम लेफ्ट टर्मिनल पे आते हैं, लेफ्ट टर्मिनल में एनालाइज करना है, दोनों साइड घूम जाओ, ठीक है, यहां घूमो और इस साइड घूमो, दोनों में आप देख सकते हो पहला पॉइंट सेम है, दोनों में दूसरा पॉइंट सेम है, दोनों जगह सेम है, और ये हो गया कॉमन पॉइंट। और जैसे आप कॉमन पॉइंट पे आ गए, सब कुछ छोड़ दो, आगे एनालाइज नहीं करना है, कॉमन पॉइंट तक ही आपको एनालाइज करना होता है। और कॉमन पॉइंट तक अगर आपको सब कुछ सेम दिख रहा है, इसका मतलब उन वैलेंसीज को आप सेम मानोगे, उन वैलेंसीज को आप सेम मानोगे। तो ये मेरा कॉमन पॉइंट हो गया, और कॉमन पॉइंट तक जैसे आप ऐसे केस में आ गए तो आपको आगे देखना ही नहीं है, ठीक है, कॉमन पॉइंट तक आ गए तो उसके आगे बढ़ना ही नहीं है। तो ये दोनों वैलेंसीज को हम क्या मानेंगे? सेम, विच मींस डबल बॉन्ड में जीआई नहीं होगा, डबल बॉन्ड में जीआई नहीं होगा क्योंकि उसका लेफ्ट टर्मिनल सेम हो गया। रिंग में जीआई होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ, रिंग में जीआई होगा या नहीं होगा? रिंग में नहीं होगा ना, रिंग में तो एक ही ऐसा sp3 एटम है जिसपे इंडिविजुअली डिफरेंट है, मुझे कम से कम कितने चाहिए, मुझे कम से कम कितने चाहिए होता है? दो। तो यहां पर रिंग में भी जीआई नहीं होगा। इतना सबको समझ में आ गया? तो ओवरऑल कंपाउंड में हम बोलेंगे कि यहां पर जीआई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं भी नहीं है तो जीआई नहीं होगा। इतना क्लियर? चलो एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इस एग्जांपल पे आओ, इस एग्जांपल पे आओ, बताओ, इस एग्जांपल पे आओ, बताओ यहां पर जीआई होगा या नहीं होगा? चेक करो, अब खुद चेक करो। जीआई नहीं होगा। अब आप लोगों का सही है आंसर, यहां पर देखोगे डबल बॉन्ड में ये टर्मिनल तो डिफरेंट है, लेकिन आप इधर जाओगे और इस साइड घूमोगे तो यहां पर आप देख सकते हो पहला सेम और दूसरा भी यहां पर सेम है, ठीक है, और उसके आगे कोई पॉइंट है ही नहीं आपका। तो अगर आप जहां तक जा सकते हो, ठीक है, जहां तक जा सकते हो, इसमें पहला दूसरा सेम है, उसके बाद कोई आपका कार्बन ही नहीं है, तो यहां पर आप देख सकते हो जहां तक आप जा सकते थे वहां तक आपको सेम दिख रहा है। अगर सेम दिख रहा है तो इन दोनों वैलेंसी को भी हम सेम मानेंगे, और डबल बॉन्ड के अक्रॉस जीआई नहीं होगा, रिंग के अक्रॉस भी जीआई नहीं होगा। अब ये डायरेक्टली समझ में आना चाहिए, ऐसा कोई भी दो sp3 एटम आपको नहीं दिख रहा रिंग में, तो हम ओवरऑल बोलेंगे जीआई नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से इस टाइप के सिस्टम को हम एनालाइज करते हैं। यहाँ पे एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड वाला कंडीशन मत लगा देना, ठीक है, वो हमारा अलग केस था, और ये हमारा नॉर्मल एल्कीन वाला केस है। एक लास्ट एग्जाम्पल और देखो, ये लास्ट एग्जाम्पल और देखो,
होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? ओवरऑल ओवरऑल कंपाउंड में होगा या नहीं होगा? होगा ना? ठीक है, ये सबको समझ में आता है। यहां पर हम बोल सकते हैं ओवरऑल कंपाउंड में होगा। ओवरऑल कंपाउंड में क्यों होगा? क्योंकि यहां पर तो आप देख सकते हो कि डबल बॉन्ड में तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर ही सेम हो गया। यहां पर सेम हो गया तो डबल बॉन्ड में तो नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड तो भूल जाओ। ठीक है, रिंग में होगा या नहीं होगा? रिंग में होगा या नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि रिंग में अब आप देख सकते हो यहां पर दो ऐसे sp3 एटम है जिसपे इंडिविजुअली डिफरेंट है। दो ऐसे sp3 एटम है जिसमें इंडिविजुअली डिफरेंट है, तो हम बोल सकते हैं जीआई होगा, और हम बोल सकते हैं ओवरऑल कंपाउंड में भी जीआई होगा। ये केस सबको समझ में आ गया? ये केस सबको क्लियर है? ठीक है, तो यही हमारे टोटल केसेस थे जीआई के। पहला केस सी डबल बॉन्ड सी, दूसरा केस सी डबल बॉन्ड एन, तीसरा केस अगेन सी डबल बॉन्ड एन, एक इमीन था ऑक्साइन था, फोर्थ केस एन डबल बॉन्ड एन। चारों केस में कंडीशन सेम था, टर्मिनल को चेक करना इंडिविजुअली डिफरेंट। फिफ्थ केस साइक्लोएल्केन, कम से कम दो ऐसे sp3 एटम जिसपे इंडिविजुअली डिफरेंट। सिक्स्थ केस साइक्लोएल्कीन, ठीक है, साइक्लोएल्कीन में एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का अलग कंडीशन, और सिग्मा बॉन्ड का जो कंडीशन है वो साइक्लोएल्केन वाला। और एक सेवेंथ केस ऐसा टाइप का सिस्टम आपको दे दिया, रिंग प्लस पाई बॉन्ड वाला, तो पाई बॉन्ड को अलग चेक करोगे, रिंग को अलग चेक करोगे, और दोनों का कंडीशन हम पहले सीख चुके हैं। क्लियर? तो ये हमारे डिफरेंट केसेस हो गए। क्यूमुलेटेड पॉलीन जो केस होता है उसको हम डिस्कस करेंगे जब हम ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ेंगे, वहां पे मैं उसका जीआई और ओआई साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो क्यूमुलेटेड पॉलीन वाले केस को अभी भूल जाओ। तो ये अभी केसेस थे जो हमने जीआई में कवर किए। इतना सबको क्लियर है? बढ़े आगे? इतना क्लियर? ठीक है, चलो अब हम यहां पर देखो नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अरे एलिन बोला तो अभी फिर से पूछ रहे हैं, मतलब कैसे बोलूं बताओ, और कैसे समझाऊं, किस भाषा में समझाऊं? अभी बोला मैंने क्यूमुलेटेड पॉलीन हम बाद में पढ़ेंगे, तो एलिन इज एन एग्जांपल ऑफ क्यूमुलेटेड पॉलीन, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब ऑप्टिकल आइसोमर आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर हम 2 लेक्चर बाद या 1 लेक्चर बाद स्टार्ट करेंगे। 1 लेक्चर बाद अगर क्लास अटेंड करने आओगे तो वो चीज समझ में आ जाएगा, क्लास अटेंड करने नहीं आओगे तो वो चीज समझ में नहीं आएगा। और बताऊं? और बताऊं या आगे बढ़े? बोलो बोलो बोलो, आगे बढ़े? अरे बढ़े आगे? ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। अब यहां पर देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या है मेरा, नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में पहला चीज हम क्या लिख रहे हैं, सिस ट्रांस सिस्टम। सिस ट्रांस सिस्टम, ठीक है, जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करते हैं तो यहां पे पहला हम सीख रहे हैं सिस ट्रांस सिस्टम। व्हेन टू आइडेंटिकल स्लैश सिमिलर ग्रुप्स आर प्लेस्ड ऑन सेम साइड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम वी नेम इट सिस फॉर्म, अदरवाइज ट्रांसफॉर्म। सिस ट्रांस हमें पहले से पता होता है, सिर्फ उसको यहां पर एक बार हम दोबारा देख रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इन दोनों में से कौन सा सिस कौन सा ट्रांस? पहला वाला कौन सा है? पहला वाला कौन सा है इस केस में? सिस है। यहां पर आप देख सकते हो कि जो आपके ग्रुप्स है, ठीक है, COOH के रेस्पेक्ट में भी देख सकते हो, H के रेस्पेक्ट में भी देख सकते हो। इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम के ये दोनों वैलेंसीज आपको सेम साइड दिख रहा है, और आपको अगर आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड दिख रहा है उसको हम सिस बोलेंगे, अगर आइडेंटिकल ग्रुप ऑपोजिट साइड दिख रहा है तो उसको हम ट्रांस बोलेंगे। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये आपका मेलिक एसिड का होता है, और ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म को हम बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। पहला वाला स्ट्रक्चर मेलिक एसिड है, दूसरा वाला स्ट्रक्चर फ्यूमेरिक एसिड है। ये आपका सिस फॉर्म हो गया और ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। इतना सबको समझ में आ गया? अब अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, सपोज इस एग्जांपल की हम बात करें, यहां पे आप किसके रेस्पेक्ट में बता सकते हो, इस एग्जांपल में किसके रेस्पेक्ट में सिस ट्रांस डिफाइन कर सकते हो? आपको कोई ग्रुप सेम दिखना चाहिए, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि CH3 ये आपके सेम ग्रुप्स है और ये आपके सेम साइड है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सिस फॉर्म। तो अगर आपको कोई भी सेम ग्रुप दिख रहा है, ठीक है, कुछ जरूरी नहीं कि दोनों ग्रुप आपको सेम दिखे, अगर आपको एक भी सेम ग्रुप दिख रहा है तो आप उसको सिस ट्रांस डिफाइन कर सकते हो। क्लियर? ये पहला पार्ट। अब एक और एग्जाम्पल यहां पर देखो, ठीक है, यहां पर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को देखना और इसको ध्यान रखना। यहां पर आप देख सकते हो मैंने ऊपर क्या लिखा है, वेन टू आइडेंटिकल स्लैश सिमिलर। ठीक है, आइडेंटिकल मतलब हो गया सेम, और सिमिलर का क्या सेंस है, यहां पर आप देख सकते हो हेलोजन है, और हेलोजन मेरे सिमिलर एटम्स है। ठीक है, सिमिलर एटम्स है, और दूसरा जो है वो एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप को भी हम सिमिलर वर्ड बोल रहे हैं। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया और आपसे ये पूछा ही कि इसमें बताओ कि सिस है या ट्रांस है, तो आप सिमिलर एटम या ग्रुप देख के डिफाइन करोगे। ठीक है, और सिमिलर एटम या ग्रुप अगर ऑपोजिट साइड आपको दिख रहा है
तो वो ट्रांस होगा, अगर सिमिलर आपको सेम साइड दिख रहा है तो वो सिस होगा। तो इस केस में आप हेलोजन के रेस्पेक्ट में देखो या फिर एल्काइल ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखो, ये आप देख सकते हो कि ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा, ट्रांस फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल को ध्यान रखना जहां पे हम सिमिलर वर्ड का यूज करके सिस ट्रांस डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा तो आपका आंसर ट्रांस होगा, और पीएमटी में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना जो मैं समझा रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसमें आंसर कर देंगे। इतना सबको समझ में आ गया? सिस ट्रांस क्लियर है। सिमिलर ग्रुप, सिमिलर ग्रुप इसमें कौन है? हेलोजन सिमिलर है, एल्काइल ग्रुप सिमिलर है, तो सिमिलर का रेस्पेक्ट में देखो, सिमिलर आपको अगर सेम साइड दिखे तो सिस, सिमिलर ऑपोजिट साइड दिखे तो ट्रांस। क्लियर, बढ़े आगे हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब यहां पर देखो हम नेक्स्ट टाइप का सिस्टम देख रहे हैं, ईजेड सिस्टम। अब सिस ट्रांस में प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं आपको कोई ऐसा सिस्टम देता एफ सी एल बी आर आई, अब देखो इसमें आप सिमिलर वाला लॉजिक भी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि चारों ही आपको क्या दिख रहे हैं? सिमिलर दिख रहा है। ठीक है, तो इस केस में आप सिस ट्रांस डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। तो जिन केसेस में हम सिस ट्रांस डिफाइन नहीं कर पाते, ऐसे बहुत सारे केसेस आप बना सकते हो, ऐसे बहुत सारे आप ग्रुप्स लगा सकते हो, क्योंकि सिस ट्रांस अंडर सर्टेन कंडीशंस ही आप डिफाइन कर पाओगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उस लिमिटेशन को कवर करने के लिए नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसको हम ईजेड सिस्टम बोलते हैं। और ईजेड सिस्टम आप कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, ईजेड सिस्टम आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। अब यहां पर देखो कि ईजेड सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ईजेड सिस्टम का यहां पर मीनिंग क्या होता है? ई का मतलब होता है एंडगेजन, जेड का मतलब होता है जुसामन, ई का यहां पर जो सेंस है, व्हेन हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, उसको हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन ऑपोजिट साइड, उसको हम ई बोलेंगे। व्हेन हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, उसको हम जेड फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, अब ये हाई प्रायोरिटी का मतलब क्या है, हमें वो पहले सीखना होगा, और उसी के बाद हम ये बता पाएंगे कि हाई प्रायोरिटी सेम साइड है या फिर हाई प्रायोरिटी ऑपोजिट साइड है। सबसे पहले देखो कि इसको विजुलाइज कैसे करते हैं। जब भी आपको ऐसा डबल बॉन्डेड सिस्टम दे और आपको ई जेड निकालने बोले, सबसे पहले तो ऐसा एक काम कर देना, इस डबल बॉन्ड के बीच में एक ऐसा लाइन बना देना। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है कि मुझे इन दोनों में चेक करना होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड के एक साइड इन दोनों में कौन हाई प्रायोरिटी कौन लो प्रायोरिटी है, और मुझे इस टर्मिनल पे चेक करना होता है। ठीक है, आपको दोनों टर्मिनल पे चेक करना है, इस टर्मिनल पे कौन हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी, इस टर्मिनल पे कौन हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी। दोनों टर्मिनल को आपस में चेक मत करना। ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, जब हम कंडीशन फॉर जीआई पढ़ते तो भी वही कंडीशन था, और यहां पर भी ध्यान रखना, हर टर्मिनल पे दो वैलेंसी होगा, उस दो वैलेंसी में एक हाई एक लो, दूसरे में एक हाई एक लो। ठीक है, अब आप यहां पर देख सकते हो कि अगर हाई प्रायोरिटी ऑपोजिट साइड आया तो उसको हम बोलेंगे ई फॉर्म, और यहां पर आप देख सकते हो कि अगर मैं इस टर्मिनल की बात करूंगा, यहां पर ये हाई प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी सेम साइड है, तो उसको हम बोलेंगे जेड फॉर्म। ठीक है, तो एक हो जाएगा जेड कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा हो जाएगा ई कॉन्फ़िगरेशन। इतना सबको क्लियर है? अब यहां पर देखो इसको हाई प्रायोरिटी हम कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं कुछ रूल्स, जिसको हम बोलते हैं CIP रूल्स। ठीक है, इसको बोला जाता है CIP रूल्स, और इसका जो ये एब्रीवेशन बना वो इसका था। ठीक है, कान इनगोल्ड प्रीलोग सिस्टम, जिसको हम CIP शॉर्ट में बोलते हैं। तो इन रूल से हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, आपको ये रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, पहला रूल, प्रायोरिटी इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 कार्बन। मीनिंग, मान लो अगर मैं एक ऐसा एग्जांपल लूं, FCl BrI, और मुझे ये बताना है ये E है या Z है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको इस तरीके से डिवाइड कर दो। अब इस कार्बन पे देखो कि इससे डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है। यहां पर डायरेक्टली अटैच्ड एटम F है और नीचे डायरेक्टली अटैच्ड एटम Cl है। इन दोनों में डिसाइड करो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा। तो F और Cl में से एटॉमिक नंबर Cl का ज्यादा, तो हम इसको बोल देंगे हाई प्रायोरिटी। ठीक है, हम इसको बोल देंगे हाई प्रायोरिटी। सिमिलरली लेफ्ट साइड में किसका हाई प्रायोरिटी, लेफ्ट साइड में हम बोल सकते हैं आई मेरा हाई प्रायोरिटी और ऊपर वाला मेरा लो प्रायोरिटी। तो डायरेक्टली अटैच्ड एटम के एटॉमिक नंबर को देखो, हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी डिसाइड करो, और सिंस हाई प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पे सेम साइड है, इसको हम बोल देंगे जेड फॉर्म। ठीक है, दिस हैज जेड कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं, ये मेरा पहला रूल। ठीक है, डायरेक्टली अटैच्ड एटम के एटॉमिक नंबर को देखना है। नेक्स्ट देखो यहां पर क्या लिखा है, if directly attached atoms are isotopes then priority will be assigned according to atomic mass। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर मैं एक ऐसा एग्जांपल लूं, सपोज यहां पर H लगा दिया, यहां पर D लगा दिया, यहां पे F लगा दिया, यहां पे Cl लगा दिया।
अगेन इसको इस तरीके से डिवाइड कर दो। लेफ्ट साइड तो हम देख सकते हैं इजिली कि ये मेरा हाई प्रायोरिटी है। अगर मैं इस कार्बन से अटैच पहले एटम को देखूं तो यहाँ H है और यहां देखूं तो D है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसको हम हाई प्रायोरिटी मानेंगे। तो इस केस में H और D में से D का एटॉमिक मास ज्यादा है तो इसको हम हाई प्रायोरिटी मानेंगे। और यहां पर अगेन आप देख सकते हो हाई प्रायोरिटी सेम साइड, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, Z फॉर्म हो जाएगा। ये सबको समझ में आता है, ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, Z फॉर्म हो जाएगा। इतना सबको क्लियर है, समझ में आ गया, पहला दो रूल समझ में आ गया। अब थोड़े से और टिपिकल केस पे मूव करते हैं, ठीक है। अब हम अपने थर्ड रूल पे मूव कर रहे हैं। अब यहां पर देखो, इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स आर सेम देन लुक फॉर नेक्स्ट सेट ऑफ एटम्स व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू इट। एग्जांपल के थ्रू इसको समझो। सपोज मेरे पास ये एग्जांपल है, ठीक है। अब मुझे कंडीशन भाई पहले तो इस तरीके से डिवाइड कर दो और एक हिस्से को अलग कंपेयर करो, दूसरे को अलग करो। यहां पे इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन सा है, सी। नीचे भी डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन सा है, सी। कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो अब आपको नेक्स्ट सेट ऑफ एटम्स लिखना होता है विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू इट। मतलब इस कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच्ड है वो हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ एटम बनेगा, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट सेट में आप देख सकते हो इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड क्या है, 3 हाइड्रोजन है। तो यहां पर नेक्स्ट सेट में बनेगा मेरा H H H, ठीक है। जो भी उससे बॉन्ड बना रहा है उसको कंप्लीट आप सेट बना के लिखोगे तो ये मेरा नेक्स्ट सेट ऑफ एटम हो जाएगा ऊपर, ठीक है। सिमिलरली इस कार्बन से नीचे कौन कौन अटैच्ड है, इस कार्बन से नीचे कौन कौन अटैच्ड है, 2 H है, एक C है, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट सेट बन जाएगा H H C। अब ऐसा नहीं है कि इसको आप CHH नहीं लिख सकते, कैसे भी लिखो, ये कार्बन से तीनों बॉन्डेड है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि H को पहले लिखना है क्योंकि H यहां पहले दिख रहा है, नहीं, तीनों हमारे लिए एक जैसे हैं, तीनों को हम एज अ कंप्लीट सेट लिखेंगे। आप उसको कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर। ये हो गया मेरा नेक्स्ट सेट। इस नेक्स्ट सेट में आपको करना क्या है, इस पूरे सेट में आइडेंटिफाई करो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला एटम। तो इस पूरे सेट में हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका, सी का। ऊपर में भी पूरे सेट में आइडेंटिफाई करो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला एटम कौन, H। और इन दोनों को आपस में कंपेयर करो, नीचे का हाईएस्ट ऊपर का हाईएस्ट। तो मैं इससे डायरेक्टली बता सकता हूं फर्स्ट पॉइंट में भी कि यहां पर C है, यहां पर H है, तो ये मेरा हाई प्रायोरिटी हो जाएगा, ये मेरा हाई प्रायोरिटी हो जाएगा। अगर आपका पहले से कंपेयर नहीं होता तो फिर नेक्स्ट हाईएस्ट को कंपेयर करते हैं उससे, तो नेक्स्ट हाईएस्ट, इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं। तो हाईएस्ट से अगर हो गया तो मेरा उसी से प्रायोरिटी निकल जाएगा, क्लियर। लेफ्ट पे आओ, लेफ्ट में आप देख सकते हो पहला C है, नीचे भी C है, दोनों में ऊपर बॉन्ड बना के रखा है C से। नीचे नेक्स्ट सेट क्या बनेगा, नीचे नेक्स्ट सेट क्या बनेगा, दोनों तो C है, अगला सेट बताओ नीचे, नीचे नेक्स्ट सेट क्या बनेगा, ये सबको समझ में आना चाहिए। इसका अगला सेट देखोगे तो HCC, तो इसका अगला सेट हम लिख सकते हैं HCC। और ऊपर अगला सेट क्या बनेगा, ऊपर अगला सेट क्या बनेगा, HHC, ऊपर बनेगा HHC, ठीक है। नीचे HCC, ऊपर HHC, नीचे हाईएस्ट कार्बन, ऊपर हाईएस्ट कार्बन। तो कार्बन कार्बन से कंपेयर, अरे कैसे भी लिखो, फिर वही चीज पूछ रहे हो, लिखो ना CHH लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नीचे वाला सेट क्या है, HCC या फिर CCH लिखो, क्या फर्क पड़ेगा, दोनों सेम ही है। आपको सेट में तीनों एटम को इक्विवेलेंट समझना होता है, ठीक है। तो यहां पर पहला हाईएस्ट C, ऊपर पहला हाईएस्ट C, C को भूल जाओ, C से कंपैरिजन नहीं हो सकता। यहां पर अगला हाईएस्ट अभी भी C है और ऊपर जो अगला हाईएस्ट है वो H हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। और ये हम बोल सकते हैं कि ये मेरा हाई प्रायोरिटी होगा। और हाई प्रायोरिटी सेम साइड, तो इसको हम क्या बोल देंगे, Z बोल देंगे। अरे आ रहा है समझ में, समझ में आया, क्लियर है इतना, ठीक है। ये अपना क्लास कितने टाइम तक रहता है, 6:35, 6:35 रहता है, 5:15, 13 मिनट्स बाकी है ना अभी। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, 6:35 तक रहता है ना, ठीक है। चलो इस एग्जाम्पल को बताओ खुद, इस एग्जाम्पल को बताओ खुद। आ रहा है सबका, Z आ रहा है सबका,
ठीक है, अब यहां पर देखो पहला, ठीक है, पहला काम तो इसको डिवाइड कर देना इस तरीके से, यहां सी यहां सी, कंपैरिजन नहीं कर सकते। ऊपर का नेक्स्ट सेट क्या बनेगा, एच एच एच, और नीचे का नेक्स्ट सेट क्या बनेगा, एच एच आई। ठीक है, तीनों को आपको इक्विवेलेंट समझना है, आई एच एच लिखो, एच एच आई लिखो, फिर बोल रहा हूँ सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो उसमें हाईएस्ट देखना है। अब इसमें आप देख सकते हो हाईएस्ट आपका आई है, ऊपर हाईएस्ट एच था, तो डायरेक्टली हम बोल देंगे ये जो मेरा पार्ट है दिस विल बी हाई प्रायोरिटी। ठीक है, लेफ्ट में ये हाई प्रायोरिटी, लेफ्ट राइट में ये हाई प्रायोरिटी हो गया। अब लेफ्ट पे आते हैं, यहां पहला सी है, ठीक है, अब ये CH2 लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि पहला H है, इस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्ड किसका बना है, सी का ना, तो फर्स्ट एटम मेरा सी है, तो पहला सी है, नीचे भी सी है, कंपेयर नहीं कर सकते। अगला सेट, इस सी का अगला सेट यहां पर क्या बनेगा, इस सी का अगला सेट बनेगा HHC, क्योंकि ये कार्बन आपका दो हाइड्रोजन से और इस कार्बन से कनेक्टेड है, तो जो उसका नेक्स्ट सेट है वो HHC हो गया। और नीचे आप देखोगे तो इसका भी नेक्स्ट सेट क्या बनेगा, HHC, तो यहां पर आपका HHC बन रहा है, विच मीन्स यहां पर आप इस कार्बन तक आ गए, लेकिन अभी भी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर और नीचे का सेट सेम बन रहा है, सेम बन रहा है। तो आगे बढ़ो, अगला सेट लिखो, और अगला सेट इस सी तक आप आ चुके थे, ठीक है, जहां तक आप जा चुके हो ना उसको बस थोड़ा सा मार्क करते रहना ताकि समझ में आ जाए कि इसके आगे अब आपको देखना है। तो इस कार्बन से अब आप देखोगे तो अगला सेट मेरा क्या है, HHC है, फिर से इसमें अगला सेट HHC, और नीचे वाले कार्बन पे अगला सेट क्या बनेगा, नीचे वाले कार्बन पे अगला सेट, इसका अगला सेट आप देखोगे तो HCC बनेगा, HCC बनेगा, और ऊपर HHC था, तो किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, इस नीचे वाले का, क्योंकि पहला सी है, पहला सी है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अगला नीचे सी है और ऊपर एच है, तो नीचे वाले का प्रायोरिटी ज्यादा, और दोनों सेम प्रायोरिटी आप देख सकते हो, हाई प्रायोरिटी सेम साइड है, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा मेरा, जेड फॉर्म, हाई प्रायोरिटी सेम साइड तो जेड फॉर्म हो जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया, इतना क्लियर है, ठीक है, तो ये हो गया मेरा रूल नंबर 3, ठीक है, ये मेरा रूल नंबर 3 हो गया। एक और पार्ट समझा दूं, अभी टाइम है, ठीक है, एक और पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कितने रूल हो गए, 3 रूल हो गए, ठीक है, अगर पहले से नहीं हो पाया तो इसको, अगर पहला सेट से कंपेयर नहीं कर पाए तो उसके बाद फिर हम अगला सेट देखेंगे, ठीक है। एक थोड़ा सा पार्ट और बता देता हूं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।